तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक क्या होता है, और फिर पढ़ा था हमने एवरेज रेट क्या होता है, फिर पढ़ा था हमने इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस डिफाइंड फॉर reactants only as reactants are consumed and their concentration decrease during a reaction। ठीक है, तो मतलब क्या है, रेट ऑफ जो डिसअपेरेंस है, ठीक है, वो किसके लिए डिफाइन होता है? खाली रिएक्टेंट। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए डिफाइन किया जा सकता है उसे, प्रोडक्ट के लिए नहीं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? कंज्यूम्ड होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसमें लॉस होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसका लॉस होता है, एंड देयर कंसंट्रेशन डिक्रीज, और उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस पहली बात तो रिएक्टेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है, ये यूज होता है खाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? कंज्यूम होता है, या तो कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डी सी अपॉन डी टी। तो माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट ओनली एज प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए डिफाइन किया जाता है? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए डिफाइन किया जाता है? प्रोडक्ट के लिए, जिसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, और क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की क्या है, कंसंट्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्लस, ठीक है, डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ। अब आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, एक समीकरण है, m1a प्लस m2b इक्वल टू, ठीक है, m3c प्लस m4d। ठीक है, जहाँ पे क्या है आपके पास m1 m2 m3 और m4 क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और a और b क्या है, रिएक्टेंट है, और c और d क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम डिफरेंशिएट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, पहले लिखते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो लिखेंगे हम -1/m1 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू -1/m2 डी बी अपॉन डी टी प्लस 1/m3 डी सी अपॉन डी टी प्लस 1/m4 डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि आपके पास डी ए और डी बी क्या है, आपके पास डी ए और डी बी क्या है, आपके पास रिएक्टेंट है, दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए मैंने क्या बोला था, माइनस का साइन आता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसलिए इनके लिए क्या, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ एवरेज रेट, एवरेज रेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने डी ए अपॉन डी टी लिखा था, यहाँ पे हमने डेल ए अपॉन डेल टी लिखना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1 डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू -1/m2 डेल बी अपॉन डेल टी प्लस 1/m3 डेल सी अपॉन डेल टी प्लस 1/m4 डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर -1/m1 डी ए अपॉन डी टी लिखा होगा
तो वो क्या है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन, या प्लस 1/m3 dc/dt, ऐसे 1/m2 dB/dt भी हो सकता है, या 1/m4 d/dt। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा dA/dt या del A/del T। ठीक है, अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो या तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा या तो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है -dA/dt, यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने, कोफिशिएंट क्या था 1/m1। ठीक है, या m2 1/m2 m3 m4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो -dA/dt किया हमने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, अगर यहाँ पे बी होता तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस dC/dt। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, प्लस का साइन तो आपको ऊपर बता दिया ना मैंने, क्यों, क्योंकि ये सी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे डी होता, dd/dt होता, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution. Initially, the concentration of N2O5 in is 2.33 mole per liter and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. इक्वेशन दे रखी है 2N2O5 गैस, ठीक है, इक्वल टू है आपका प्रोडक्ट बन रहा है 2NO2 गैस, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है, मतलब क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है वो। ठीक है, तो उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा था N2O5 का 2.33 मोल पर लीटर। ठीक है, और 184 मिनट बाद 184 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2.08 मोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो पहले तो क्या निकालना है हमें, N2O5 का क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, आवर्स की फॉर्म में, मिनट्स की फॉर्म में और सेकेंड की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन क्या दे रखी है, 2N2O5, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है उससे 4NO2 प्लस O2। ठीक है, वहाँ पे हमें दे रखा है इनिशियल, ठीक है, टाइम जब जीरो था, T0 पे कितना कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 2.33 मोल पर लीटर। ठीक है, और फिर दे रखा है 184 मिनट बाद, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 184 मिनट। ठीक है, उस पर कंसंट्रेशन रिड्यूस होके कितना हो गया है, 2.08 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि एवरेज रेट निकालना है, तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी, ठीक है, क्या होता है आपके पास, इक्वल टू माइनस del C/del T। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने पीछे पढ़ रखा है, C2 - C1, ठीक है, अपॉन T2 - T1। ठीक है, यहाँ पे C2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, और C1 क्या है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे ही ये क्या आपके T2 क्या है आपके पास, फाइनल टाइम, और T1
इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब क्या, आपके पास जो शुरू में टाइम रहा होगा, ठीक है। अब आपको बोल रखा है कि आपको एवरेज रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ आवर, ठीक है। तो पहले हम किसके, इन टर्म्स ऑफ आवर, ठीक है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आवर क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम इंटरवल दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है आपके पास 184 मिनट, ठीक है। तो आवर में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको यहाँ पे लिख लो 184/60, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक, ठीक है, जो आवर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, 1/60, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 1/60 आवर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/184/60 ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या रखेंगे, इस वैल्यू एवरेज रेट निकालेंगे। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ किसके, आवर में। तो एवरेज रेट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/(-1/2)। तो 1/2 कहाँ से आया, 1/2 क्या कोफिशिएंट था, N2O5 का क्या है, कोफिशिएंट था ना, अभी लिखना सिखाया था ना। देखो 1/2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि N2O5 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, मैंने अभी बताया था कि जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं तो कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2 है। तो 1/2 अगर 3 होता है यहाँ पे N2O5 का कोफिशिएंट, रिएक्टेंट है ना N2O5, तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 3 होता तो 1/3 लिखते हम, ठीक है। अगर 4 होता तो 1/4 लिखते। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है, डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक है। और डेल सी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, -1/2, इसको लिखते हैं हम C2 - C1, ठीक है, अपॉन T2 - T1। तो अब आगे क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी है, इंटू 2.08, C2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, -2.C1 की वैल्यू 33, ठीक है, अपॉन 184, ठीक है, अपॉन 16, ठीक है, -0, ठीक है। तो 184 क्या है आपके पास, मिनट में क्या था, फाइनल टाइम था, और जो इनिशियल टाइम था वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू 2.08 -2.33 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0.25, ठीक है। इसको कर लेना माइनस, ठीक है, अपॉन क्या बचा 184/16, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा, इतना तो सबको आता है ना, कि इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, -1/2 इंटू 0.25, ठीक है। और ये 60 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और 184 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 30, ठीक है। तो आगे क्या होगा, -30/30, ठीक है, अपॉन 184 बचा इंटू 0.25। तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, तो वो जो आंसर आएगा आपके पास मोल पर लीटर पर आवर में आ जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ आवर तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मिनट। मिनट की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1/2, ये पता है तुम्हें कहाँ से आया, -1/2 यानी कि N2O5 का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो 1 - 1/2 डेल N2O5
अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ -1/2। ठीक है, डेल। ठीक है, डेल इंटू O5 को क्या लिखा था, C2 - C1 अपॉन T2 - T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे फिर जब हम इसको करेंगे -1/2। ठीक है, तो C2 की वैल्यू कितनी थी, 2.08 माइनस, और C1 की 2.33। ठीक है, अपॉन T2 कितना था, 184 मिनट -0। तो क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो -1/2। ठीक है, इंटू इसको माइनस करोगे तो 0.25। ठीक है, अपॉन 184। ठीक है, तो ये जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। अब हमने इन टर्म्स ऑफ मिनट और आवर निकाल दिया, अब हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। सेकेंड की फॉर्म में क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 डेल N2O5, यानी कि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम, तो N2O5 डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, फिर वही C2 - C1। ठीक है, अपॉन T2 - T1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ठीक है, 2.08 - 2.33। ठीक है, अपॉन 184 × 60। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 184 को 6 मिनट को 60 में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा आपके पास, 184 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 184 मिनट में 184 × 60 सेकंड होंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 0.25 × 184 × 60। ठीक है, वो किस में आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या निकाल दिया, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर में भी निकाल दिया, मिनट में भी निकाल दिया, एंड सेकेंड में भी निकाल दिया। अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का, तो जो क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड। NO2 का प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है इस रिएक्शन के दौरान, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताते हैं अब। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ठीक है, तो रिएक्शन क्या थी, 2N2O5। ठीक है, गैस। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था इससे, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है। ठीक है, तो NO2 का कितना प्रोडक्शन हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा आपके पास, -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/4। अब ये माइनस क्यों आ, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट में आ गया है तो 1/4 प्लस हो जाएगा, तो डेल NO2। ठीक है, NO2 अपॉन डेल टी हो गया। आगे समझ में, इसको बोलते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। O2 के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि O2 की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, NO2 की, तो इसलिए हमने NO2 तक ही लिखा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ठीक है, ये निकालना है हमें।
क्या निकालना है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, डेल NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 क्यों नहीं लिखा, कोफिशिएंट नहीं लिख देना, बताया था ना पीछे, जब क्या होता है आपके पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ठीक है, अगर मैं 1/4 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हम। ठीक है, जब मैंने बताया था ना डिसअपियरेंस और अपियरेंस कि, ठीक है, अगर मैं NO2 के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि अपियरेंस की बात हो रही है, ठीक है, लिखूंगा तो क्या लिखूंगा आपके पास, प्लस डेल NO2 अपॉन डेल टी, ना कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कब करते हैं हम, जब हमें ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ता है, किसके लिए, NO2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, -1/2 डेल N2O5, ठीक है, डेल टी, ठीक है, इक्वल टू 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/2, ठीक है, डेल, ये इधर आ जाएगा ना, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास -2 डेल N2O5, ठीक है, अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या बताया था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या निकालना है हमें, तो वो क्या किसके बराबर था, डेल NO2, ठीक है, अपॉन डेल टी। ठीक है, और डेल NO2 अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये आई थी ना, डेल NO2 अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या आया था, -2 अपॉन डेल N2O5 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा 2.N2O5, फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना, वैसे क्या होगा ये आपके पास C2 - C1, ठीक है, अपॉन T2 - T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, C2 की वैल्यू कितनी है, 2.08 -2.33, ठीक है, अपॉन T2 यानी कि 184 मिनट -0, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 इंटू इसको माइनस करोगे तो 0.25, ठीक है, अपॉन 84। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगी 0.25, ठीक है, अपॉन 84। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।